हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बुक 2। उसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड कॉग्निटिव अप्रोच इन काउंसलिंग। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज एनीथिंग दैट अ पर्सन सेज और डज। ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होगा? ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। बिहेवियर कैन बी एक्वायर्ड, लर्न एंड कैन बी अनलर्न। बिहेवियर हो गया जो भी हम कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। मॉडिफिकेशन हो गया अगर हम उसमें चेंजेस लाते हैं या फिर हम नया बिहेवियर डाल रहे हैं या फिर हम एक पुराना बिहेवियर अनलर्न कर रहे हैं या फिर नया हम एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, स्किनर ने इसके बारे में बताया था पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट्स से हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, अभी सब होता क्या क्या है? जैसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पे आप क्या करते हो? कोई भी आपका डिजायर्ड बिहेवियर होता है उसके लिए आप उसको प्लेजेंट स्टिमुलाई देते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे के 10 में से 10 आए, तो आप उसको ये बोलते हो कि अगर आप 10 आउट ऑफ 10 लाते हो तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। ठीक है, तो बच्चा डिजायर्ड बिहेवियर करता है सो एज टू रिसीव द प्लेजेंट स्टिमुलाई। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा? जैसे कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसमें हम नेगेटिव स्टिमुली को ऐड करें। जैसे कि अगर बच्चा बाहर नहीं खेल रहा है और वो फ़ोन पे लगा रहता है सारे दिन, तो आप एक तो उसका नेट का कनेक्शन काट दो और उसके लिए बैट बॉल और बैडमिंटन या फिर फुटबॉल, हॉकी, ये जो भी सारे आइटम जो उसको पसंद है वो लेके आओ। अगर आप उसके लिए ये सब ले आओगे तो उसका चांसेस होगा कि वो जो बाहर जाके खेलना शुरू कर देगा। और बट ऑफकोर्स क्योंकि उसके पास नेट कनेक्शन है नहीं तो वो घर में खेल नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है? अनडिजायरेबल बिहेवियर प्लस नेगेटिव स्टिमुलाई, जिसमें जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा है, ठीक है, तो आप उसको टाइम आउट देना शुरू कर दो कि 10 मिनट या 30 मिनट्स आप देखोगे उसके बाद ख़त्म, तो ऐसे वो उतना ही टीवी देखेगा। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी? अनडिजायरेबल बिहेवियर जिसमें प्लेजेंट स्टिमुलाई उसको मिल रहा है। जैसे कि जो एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था उसमें जो रैट था उसको जब भी वो फूड पैलेट को प्रेस कर रहा था उसको खाना मिलता था, बट अब जब उसने उसको प्रेस करना शुरू करा तो उसको खाना देना बंद कर दिया। ठीक है, उसको खाना नहीं मिल रहा था। तो इससे आप जो उसका बिहेवियर है उसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसमें ये सब होता है कि कोई भी आप ऐसा काम करो जिससे जो आपका डिजायर्ड बिहेवियर है या फिर अनडिजायर्ड बिहेवियर है एक स्टिमुलस की मदद से चेंज हो पाए। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के? सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना होगा कि आपका जो डेवलप्ड बिहेवियर है वो कैसा है और मेंटेन करना होगा या फिर इंक्रीज या स्ट्रेंथ करना है बिहेवियर को या फिर डिक्रीज करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फिर आपको डिसाइड करनी होगी कि बिहेवियर ये जो भी आपको हटाना है या बढ़ाना है, घटाना है या कम करना है वो कितना ज़्यादा होता है। फिर आपको ड्यूरेशन डिसाइड करनी होगी कि कितने टाइम से जो प्रॉब्लम है वो चल रही है। और फोर्थ है आपको उसकी इंटेंसिटी चेक करनी पड़ेगी कि बिहेवियर कितना सीवियर है। इन चारों स्टेप्स के बाद में बिहेवियर मॉडिफाई करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसका एक मॉडल है ABC मॉडल। ABC मॉडल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन डिटेल। ABC, ए से हो गया एंटीसीडेंट, इसका मतलब है कि व्हाट हैपन्स जस्ट बिफोर द ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर। बी होता है क्लाइंट का जो बिहेवियर है और सी होता है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट हैपन्स आफ्टर बिहेवियर। ए हो गया पहले, बी से बिहेवियर, सी हो गया बाद में। ठीक है, टेक्निक्स क्या क्या है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की? सबसे पहला है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी का भी फियर हटाना है तो उसके साथ में आप एक अनडिजायरेबल इमोशन या उसको स्टिमुलस को रख पाओगे तो ये चेंज होने में हेल्प होगा। जैसे कि जो वो एनोरेक्सिया वाला हमने केस करा था जिसमें जैसे मान लो अगर किसी इंसान को एनजाइटी होती है बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले सिर्फ आप उसको बोलो कि तुम ये 10 लाइनें मेरे सामने देख के पढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको ये बोलो कि अब ये मेरे सामने लाइनें बिना देखे पढ़ो। फिर कोई एक किसी अजनबी को लाओ, बोलो कि इसके सामने पढ़ो, फिर 2 के सामने, फिर 3 के सामने, फिर उसके फैमिली वालों के सामने, फिर सबके सामने। तो आपको धीरे धीरे उनको हेल्प करना होता है कि वो रिलैक्स करें और उनको एक्सपोजर देने की कोशिश करते रहनी चाहिए। ठीक है, ये होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये 3 लेवल पे होता है। सबसे पहला है कंस्ट्रक्टिंग एंड एंजाइटी हायरार्की, मतलब कि आपको प्लान आउट करना पड़ेगा
कि आपको कैसे कैसे करना है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पहले 1 के आगे, फिर 2 के आगे, फिर 3, फिर फैमिली मेम्बर, फिर ऑडियंस। बी इज़ ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन, मतलब जो भी आप उसको टेक्निक्स बताओगे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप पहले वो आराम से ये सब पढ़ पा रहा है और काफ़ी रिलैक्स्ड है। क्योंकि अगर वो एनजाइटी उसको हो रही है ये सब करते हुए, तो उसका मतलब कि आप फेल हो रहे हो, क्योंकि वो एनजाइटी से बचने के लिए आपके पास आया था। ठीक है। सी इज़ प्रेजेंटिंग एनजाइटी प्रोवोकिंग आइटम्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन स्टेट। अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा, जैसे कि मान लो वो ऑडियंस में है, और ऑडियंस में नहीं, मतलब आप जब एक बार आप पहले रिहर्सल भी करोगे ऑफ कोर्स, जब आप वो रिहर्स कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑडियंस में से कोई एक ऐसे बोले कि अरे मज़ा नहीं आ रहा, या फिर कोई उस पर बॉटल फेंके, तो उसको इस सब के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। अगर वो एक स्टेज में जाके स्पीच देने वाला है, तो आप इसमें लोवेस्ट से हाईएस्ट एंजाइटी स्टिमुलस की तरफ में जाओगे। जैसे कि आपने अगर इसको ये सिखा दिया 3-4 सेशंस के बाद में कि आपको कॉन्फिडेंस अपना कैसे हाई रखना है जब आप स्टेज पे हो, तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई स्टेज के पीछे से कुछ भी चिल्ला रहा है या बोल रहा है। तो आप धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट उस पर कर सकते हो, जिससे उसकी जो एंजाइटी प्रोवोक हो रही है वो ना हो, और जो इंसान है वो रिलैक्स्ड रहे। ठीक है। फिर सेकंड वही है एवर्सिव कंडीशनिंग, जिसमें आप जैसे जिसने अल्कोहल पिया था उसको आपने वॉमिट करा दिया इंजेक्शन देके, तो उसने बिहेवियर छोड़ दिया। थर्ड इज टोकन इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रखी है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स। इसमें ये होता है जैसे आप जैसे डॉगी को आप हेलो करना सिखाते हो, तो आप उसको उसका फूड देते हो थोड़ा थोड़ा, कि वेरी गुड, हैंड शेक करो, वेरी गुड, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, रोल स्वॉल, ये सब करने के लिए उसको बोलते हो। तो जैसे जैसे वो सीखता जाता है, तो आप धीरे धीरे जो उसका टोकन इकोनॉमी है वो आप उसको कम करते रहते हो, और धीरे धीरे जो आपका डिजायरेबल बिहेवियर है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब वो बिना टॉफी जो भी उसका खाना होता है उसको दिए बिना भी डिजायरेबल बिहेवियर शो करता रहता है। ठीक है। फोर्थ इज एक्सटेंशन। क्लाइंट, जैसे कोई छोटा बच्चा जो चाइल्ड है वो शाउट कर रहा है अटेंशन पाने के लिए, अगर आप उसको इग्नोर ही कर दो कि जब तक आप अपने नॉर्मल टोन में नहीं आओगे आपको मैं कुछ नहीं दूंगी, तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि उसके चिल्लाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो धीरे धीरे नॉर्मल टोन में ही बात करना शुरू कर देगा। और फिफ्थ इज बायो फीडबैक, जो भी आपका हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, बीपी वगैरह, ये सारा का सारा सिम्टम्स हमारे को बताता है। अगर आपका सिम्टम को कंट्रोल कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो उसमें आपका जो हार्ट रेट है काफ़ी बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव अप्रोच की। कॉग्निटिव अप्रोच सीबीटी ही वाली है, जो आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी थी। इसको आरन बेक ने दिया था, हमने ये पहले बात कर ली है इस पे सीबीटी पे। और इसमें बेसिकली जो हमारे थॉट्स और इमोशंस हैं वही चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि कॉग्निशन आपका समझ जाओ दिमाग की बात कर रहे हैं, और दिमाग के अंदर आपका क्या होता है, थॉट प्रोसेस। ठीक है। अब पढ़ते हैं 10 मोस्ट कॉमन इरेशनल थॉट पैटर्न्स और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बेसिकली ये 10 ऐसी चीज़ें हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, जिसमें हमेशा आपको कुछ नेगेटिव लग रहा होता है, या फिर आप ओवर थिंकिंग वगैरह कर रहे होते हो। ठीक है। उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला है ऑल और नन थिंकिंग। मान लो इसमें लिखा हुआ मैंने, माई बॉस नेवर लिसन्स टू मी, और आई ऑलवेज गेट स्टक इन ट्रैफिक। ठीक है। जैसे कि या तो कुछ ऐसे कर रहे हो कि हाँ सबका सब उल्टा मेरे साथ ही होता है, हाँ मेरी किस्मत ही ऐसी है, हाँ मेरे साथ ही ये सब उल्टा होना था, मेरे साथ तो होगा ही, मेरी किस्मत ही ऐसी है। या फिर ये मेरी कभी नहीं सुनता, तुम मेरी कभी नहीं मानते, तुम सिर्फ मेरी ही कभी नहीं मानते, मुझे ही कभी कोई भी अहमियत नहीं देता। ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव थिंकिंग के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है। और इसको इन्होंने नाम दिया है ऑल और नन थिंकिंग, कि या तो सब बुरा तुम्हारे साथ होता है या फिर कुछ अच्छा तुम्हारे साथ होता ही नहीं है। ठीक है। सेकेंड इज ओवर जनरलाइजेशन। इसका मतलब है कि आप कंक्लूजन्स निकाल रहे होते हो किसी भी एक सिंगल इंसिडेंट के बेस पे। जैसे कि मान लो आपके 5 पेपर हैं और आपका पहला पेपर अच्छा नहीं गया, तो अब आप ये सोच के बैठ गए हो कि यार मेरा ना पहला पेपर अच्छा नहीं गया ना, तो मेरे बाकी पेपर अच्छे जाएंगे ही नहीं। तो और अगर आपका यही है जो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया आपका, तो आप बेशक अच्छा करना भी चाहो ना, तो आपका क्योंकि नेगेटिव माइंड सेट हो जाएगा, तो आप उसको एक्सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है। थर्ड इज मेंटल फिल्टर। मेंटल फिल्टर में आता है ओवर जनरलाइजेशन प्लस ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से आपका पैदा होता है स्ट्रेस। ठीक है। अगर आप ज़्यादा ही जर्नलाइज कर रहे हो चीज़ों को, या फिर ज़्यादा ही सोच रहे हो उसके बारे में, तो उससे सिर्फ स्ट्रेस होगा और कुछ भी नहीं होगा। फोर्थ इज डिसक्वालीफाइंग द पॉजिटिव, मतलब कि आप जो नेगेटिव व्यू है उसकी तरफ ज़्यादा चिपक रहे हो और पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहे।
ये मोस्टली जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ में होता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो उनको ये सुनाई देता है कि मैं सड़क के बीच में चलूँगा और फ़ोन एकदम अपने हाथ में रखूँगा ताकि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो कोई भी मेरे हाथ से छीन के ले जाए। ये सब समझ गए। फिफ्थ इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। इसका मतलब है कि आप मोस्टली नेगेटिव कंक्लूजन्स की तरफ ज़्यादा जंप करते हो विदाउट हैविंग पॉजिटिव या कोई भी एविडेंस। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपका एक फ्रेंड है वो टाइम पे नहीं आया आपसे मिलने के लिए, या आपका बॉयफ्रेंड आपसे टाइम पे नहीं आया मिलने के लिए, तो आप ये सोचने लग जाओगे कि यार इसे कोई और तो नहीं पसंद आ गई, या फिर ये इंटरेस्टेड तो नहीं है, मतलब किसी और से बात करने में मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, क्या हो गया। और आप फिर उसी वजह से गुस्सा हो जाओगे, फिर उसी वजह से आप उसको सुनाओगे और वो मे बी ट्रैफिक में फंसा होगा 10 मिनट से, और आप आते ही बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर दोगे, बस फिर आपका हो गया स्वैग। इसके बाद है सिक्स्थ हमारा मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन नेगेटिव इवेंट्स। अगर आप वही मैग्नीफाई मतलब किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, मिनिमाइज मतलब किसी चीज़ को इग्नोर ही कर देना, उसकी वजह से आप नेगेटिव इवेंट्स की तरफ ज़्यादा आपका एम्फेसिस होगा। सेवंथ इज इमोशनल रीजनिंग। आप फैक्ट्स को इग्नोर करके कंक्लूजन्स निकालोगे और इमोशनल रीजनिंग दोगे उसके लिए, मतलब आप फैक्ट्स पे ध्यान नहीं दोगे जस्ट बिकॉज कि कोई गरीब पे रेड लाइट पे पैसा मांग रहा है डजेंट मीन कि वो गरीब है, मे बी वो किसी एक पूरा जो उनका ग्रुप होता है उनके लिए काम करना है। ठीक है, ऐसे सब। एट्थ इज शुड मस्ट स्टेटमेंट्स। इसका मतलब है आई मस्ट गेट एन ए ग्रेड, मतलब आप अपने ऊपर ही अपने एक्सपेक्टेशंस हावी कर देते हो। आई मस्ट गेट 100 आउट ऑफ 100, आई मस्ट come first in this test, और I should obey my parents, I should do this, I should do that। ये सब आपके सेल्फ इम्पोज्ड एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से आप अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो। नाइन्थ इज लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग। जैसे कि अगर कोई थोड़ा सा देर लेट आया तो शी इज़ लेजी, या फिर आई एम यूजलेस। अगर आप जैसे कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अपने ऊपर ही आप अपना एक टैग लगा के बैठ जाते हो। एक्चुअली ये वैसे लेबल और मिसलेबल बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा होता है। अगर जैसे आपके बच्चे हैं छोटे और आपके घर में कोई भी आपसे मिलने आता है, तो अगर आप उसके आगे बच्चों के आगे ये बोल दोगे किसी को भी कि ये तो पढ़ता ही नहीं है या फिर ये मेरा कहना मानता ही नहीं है, तो आपने तो उसको लेबल कर दिया है। पर जो बच्चे का दिमाग होता है वो ये होता है कि अब उसकी इमेज अगर वैसी बन गई है तो वो उसी चीज़ में एक्सेल करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपने बोल दिया कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा डांस करता है, मेरा बच्चा किसी से भी नहीं डरता, तो उसको समझ आता है कि हाँ भाई अगर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तो उनको कुछ दिखा ही होगा ना मेरे में, और क्या पता मैं अच्छा डांस करता हूँ। तो वो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और इनिशियली बच्चों को रिवॉर्ड्स वगैरह चाहिए होते हैं कि अगर उनके सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली वगैरह तो वो चीज़ में एक्सेल करते हैं। बट अगर आप उनको ये बोलोगे किसी के भी आगे, जो भी उनका आपका रिलेटिव आ रहा है, नेबर आ रहा है कि ये तो है ही ऐसा, इसके तो बस की कुछ नहीं है, तो करता धरता ही नहीं है कुछ, तो भाई वो नहीं करेगा। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जब मेरी इमेज इतनी ख़राब हो ही गई है तो मैंने अच्छा करके क्या ही कर लेना है, तो पड़े रहने दो। ठीक है, तो हमको बच्चों को लेबल नहीं करना चाहिए। आपको किसी के भी आगे उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। ठीक है, सब बच्चों की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। 10th इज पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब कि आई एम द कॉज ऑफ हर बीइंग सैड। अपने आप पे ले लेना, किसी भी वजह से किसी कोई भी कुछ फील कर रहा है उसको अपने ऊपर ले लेना। तो ये 10 हैं नेगेटिव थिंकिंग के तरीके जिसकी वजह से आप अपने ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा डालते हो रेदर देन बीइंग पॉजिटिव। फिर है टेक्निक्स जो सीबीटी स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं रैशनल थिंकिंग के लिए। सबसे पहला है रियलिटी टेस्टिंग, मतलब उनको एक रियल सिचुएशन दो क्लाइंट को जिसमें वो एक्ट करे, उनको हेल्प करो रैशनल सोचने के लिए। सेकंड इज वैलिडिटी टेस्टिंग, मतलब जो उनके थॉट्स हैं उसको डिफेंड करने की कोशिश, देखो कि वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो इर्रेशनल सोच रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा और वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से आप उनको बता सकते हो कि क्योंकि इर्रेशनल था इसलिए आप इसको डिफेंड नहीं कर पाए। थर्ड इज गाइडेड डिस्कवरी, उनको सीरीज ऑफ क्वेश्चन दो सो एज टू रीच जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं। और राइटिंग इन अ जर्नल, उनको जर्नल लिखने के लिए दो कि आप डायरी एंट्री करो जिसमें आप लिख पाओ कि आपने क्या क्या करा और आपने कैसे अचीव करा। अपने माइलस्टोन्स लिखो, अपने गोल्स लिखो, और जो भी आपको ऑकवर्ड लगता है उसके बारे में लिखो, या फिर आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। इससे काउंसलर को उसको समझकर हेल्प मिलेगी कि क्लाइंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और फिफ्थ इज आप उनको होमवर्क दे सकते हो कि कैसे भी आपने जो भी अभी तक का मेरे से सीखा है आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो, या फिर आप कोई भी 5 पॉजिटिव चीज़ें लिख के आओ और हम आपसे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि आपने इसको कैसे अपनी लाइफ में डेवलप करा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम यूनिट 2 की तरफ, जो है एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपीज इन काउंसलिंग। तो सबसे पहले इसमें है कि एजुकेशनल सेटिंग में जो बच्चे हैं उनको आप कैसे काउंसलिंग दोगे। तो इसमें हम 2 एस्पेक्ट्स पे काउंसलिंग इनको देंगे। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स और लर्नर्स, और दूसरा है बिहेवियरल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड देयर लर्नर्स। ठीक है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड और थोड़ा बिहेवियर से रिलेटेड हम बच्चों को काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग को, कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द एकेडमिक ग्रेड्स बाय अडॉप्टिंग इफेक्टिव स्टूडेंट हैबिट्स। और बच्चों का जो ग्रेड्स है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी हैबिट्स के बारे में बता के इंक्रीज़ कर सकते हैं बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, और टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, वो लोगों के आगे बेहतर तरीके से बोल पाएँ। इंक्रीज सोशल स्किल्स, उनको इंटरेक्शन के लिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं। हेल्थ एक्सरसाइज प्रोग्राम दें, रिड्यूस करें उनका जो अनहेल्दी पैटर्न है, और एब्यूजिव लैंग्वेज को डिक्रीज़ कर पाएँ, और टेस्ट एंजाइटी को डिक्रीज़ करने में उनकी हेल्प कर पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए हम बच्चों को काउंसलिंग दे सकते हैं। इसमें हम स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियर सपोर्ट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी। ठीक है, उसके बाद ये फिर एक सज्जन थे, नाम नहीं समझ आ रहा हूँ कैसे बोलना है, HTDT समथिंग समथिंग। 1991 में इन्होंने स्टडी करी थी इफेक्टिवनेस ऑफ CBT, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो कैसे डिक्रीज करती है एग्रेसिव बिहेवियर ऐसे बच्चों का जो इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स यूज दीज स्ट्रेटेजीज व्हेन अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम सिचुएशन। बच्चे इन स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉप एंड थिंक बिफोर एक्टिंग। अगर कोई बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं कुछ तो वो सबसे पहले रुक के सोचें कि उनको इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए और ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, और फिर उसको प्रॉब्लम को समझो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डेवलप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखने की कोशिश करो कि अगर इसको मैं सुनाऊंगा या 2 मुक्के मारूंगा तभी इसको अकल आएगी, या इसको मैं शांति से समझाऊं कि भाई इसमें लड़ाई वड़ाई में ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं किसी का, दोनों का नुकसान ही होगा, तेरे 2 दांत और मेरे 4 दांत टूटेंगे। तो बेटर है कि हम इवेल्युएट करें कॉन्सिक्वेंसेस को और सेलेक्ट और इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन। ठीक है, पहला हो गया एजुकेशनल सेटिंग, दूसरा हो गया क्लिनिकल सेटिंग में काउंसलिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्लाइंट्स कंप्लायंस विद मेडिकेशन रिजीम, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइपोमानिया या फिर डिप्रेसिव एपिसोड्स, रिकॉग्नाइज सिम्टम्स और कोप मोर एफिशिएंटली, और स्ट्रेटजीज दे सकते हैं उनको टू डील विद एपिसोड्स, रेगुलेटिंग क्लाइंट्स स्लीप, ईटिंग, एक्टिव लेवल्स। ये सारे हमारे वो हैं कि स्ट्रेटजीज है कि हम इम्प्रूव कैसे कर पाएँ क्लाइंट सेटिंग में एज अ काउंसलर। जब उनकी काउंसलिंग करें तो हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखें। रिडक्शन ऑफ क्लाइंट्स वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर टू ट्रिगरिंग सिचुएशंस। ऑल्सो हम इसको ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं इसको काउंसलिंग को, और एनोरेक्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो फॉल्टी थिंग्स और बिलीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें हम उनको सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। ये होता है कि आप बिलीव्स को चैलेंज करते हो, इसमें जो उनका कंसर्न्स होते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, उसके नेचर को भी आप चैलेंज करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लिनिकल सेटिंग में जिसमें आप एज अ काउंसलर हेल्प कर सकते हो क्लाइंट को, उनकी इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनका लाइफस्टाइल उसको पॉजिटिव बनाने में। फिर थर्ड है पर्सनल सोशल सिचुएशन। सोशल एंजाइटी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, एबिलिटी एंड सेल्फ वर्थ। एंजाइटी होती कैसे है, मतलब ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, और फीलिंग गिल्टी, एंगर, एम्बेरसमेंट फ्रॉम पास्ट, थिंकिंग दैट दे हैव टू बिहेव परफेक्टली इन सोशल सेटिंग्स, और प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट्स दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सोशल एंजाइटी एंड वरीज। मतलब कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप वेटर को आवाज़ लगाते रहो, एक बारी में नहीं आता है तो उसके बाद आपको शर्म आ जाती है कि भाई यार मेरे तो ये बुलाने से भी नहीं आया। ठीक है, या फिर जैसे कुछ लोगों को एक्स्ट्रा नैपकिन मांगने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है, या फिर जैसे अब ये मैकडी डंकिंग वगैरह वाले सारे के सारे एक सॉस का चिल्ला देते हैं यार इतने सारे के साथ में, और एक सॉस तो हम एक स्लाइस में लगा के खा जाते हैं। तो कुछ लोगों को उसको मांगने में भी ऑकवर्ड होता है, और कुछ इतने एक्स्ट्रा होते हैं कि वो बोलते हैं कि यार इतने के साथ इतने दे रहे, 3-4 और देना। ठीक है, ओए ख़त्म, मज़ा ही आ गया। बस तो इस वाले चैप्टर में यही था कि आप कैसे कॉग्निटिव थेरेपीज़ का जो काउंसलिंग में यूज़ करके एजुकेशनल सेटिंग में
क्लिनिकल सेटिंग में और पर्सनल सोशल सिचुएशन में इंसान की हेल्प कर सकते हो। पर्सनल सोशल सिचुएशन में एंजाइटी आप कैसे करोगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ, जो है CBM, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट है ये बना है कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी को मर्ज करके। इसमें इसका डेफिनेशन है थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड ओरिएंटेशंस दैट शेयर्स 3 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस। तो 3 अजम्पशंस है इसमें। पहली है individual's behavior is mediated by cognitive events. A change in mediating event results in a change of behavior and individual is an active participant in his learning. ठीक है, तो वही आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियर और आपकी लर्निंग तीनों आपस में मिले जुले हैं, जिससे ये कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन बना है। इसका थोड़ी हिंदी में ये मतलब होता है कि आपका जो बिहेवियर है आप उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। खत्म। टेक्निक्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? सबसे पहले टेक्निक है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले मेक क्लाइंट अवेयर ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक, हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव वर्बलाइजेशन लीड्स टू एंजाइटी और फियर, आइडेंटिफाई पॉजिटिव सेल्फ टॉक और ट्रेनिंग दो उनको सेल्फ टॉक की। ठीक है, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक में आपको उनको पहले ये बताना होगा कि आप जो नेगेटिव बातें कर रहे हो उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और पॉजिटिव से आपको कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर करके देखिए अच्छा लगता है। ठीक है, सेकेंड इज स्ट्रेस इनोक्यूलेशन टेक्निक, SIT बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? हेल्प्स द इंडिविजुअल इन एडवांस टू be prepared for cognitive behavioral interventions, make use of cognitive restructuring, self instruction, self monitoring, problem solving, relaxation training। इसमें 3 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है कंसेप्चुअल एजुकेशनल फेज, सेकंड होता है स्किल्स एक्विजिशन एंड स्किल्स कंसोलिडेशन फेज, थर्ड होता है एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू फेज। स्ट्रेस इनक्यूलेशन टेक्निक में आप ये करते हो कि जिसको स्ट्रेस या एंजाइटी होती है आप उनको पहले से ही ट्रेन करते हो कि अगर आपको इन फ्यूचर कहीं पे भी पैनिक अटैक टाइप पड़े जिसमें आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है तो आप उसको कैसे खुद से टैकल करोगे। ठीक है, थर्ड है सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक। इसके 3 तरीके हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज में होता है कि आप टाइम प्लेस या सिचुएशन या इंसानों के साथ चेंज करो जिसमें आपको ज़्यादा मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। बिहेवियरल स्ट्रेटजीज में आप यूज़ कर सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस और उसका होने का पहले का मतलब जो भी आपका बिहेवियर उसके अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं है तो आप बिहेवियर चेंज करो और पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉर्ड्स ले दे के देखो। और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में आ जाएगा सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, सेल्फ प्रेज, गोल सेटिंग और इमेजिनिंग बीइंग सक्सेसफुल। आप मतलब आपको दिमाग में आपको पॉजिटिविटी लानी है कि आप ये कर सकते हो और इसके लिए आप ये सारे स्टेप्स यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ कर पाओ। एज अ काउंसलर आप उनको ये तीनों चीज़ें बता सकते हो। और फोर्थ इज प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज। इसमें आपको स्पेसिफिक होना होता है, ब्रीफ होना होता है, डिसाइड करना होता है सॉल्यूशन का और उसको इवेलुएट करना होता है। और सेकंड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। इसमें आपको प्रॉब्लम जो डिफाइन कर रखी होती है उसको समझना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, गोल सेट करने होते हैं, जर्नलाइज करने होते हैं ऑल्टरनेटिव्स और डिसीजन बनना होता है कि किस गोल पे आपको बेस्ट रहेगा और कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, और लास्ट में आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। बस हो गया आपका CBM भी। ये CBM इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको पॉइंट्स है ना लिखने के लिए, तो वो इसको ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, अब है हमारा लास्ट यूनिट 4 सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग एंड इंटीग्रेटिव काउंसलिंग। ओके, तो सबसे पहले ये क्या करता है? फोकस इज ऑन व्हाट क्लाइंट वांट्स टू अचीव थ्रू थेरेपी रेदर देन द प्रॉब्लम दैट मेड देम टू सीक हेल्प। जो ये काउंसलिंग है सॉल्यूशन फोकस, नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये फोकस करती है सॉल्यूशन पे रेदर देन द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब जैसे जैसे जो बिहेवियर वाली थेरेपी थी वो इस चीज़ पे फोकस कर रही थी फ्रूड की कि उसके पास्ट में क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया। तो ये थ्योरी ये फोकस करती है जो हुआ सो हुआ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो और इसको फील करने के लिए ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑल्सो डजंट फोकस ऑन पास्ट, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करती है। एम्फेसाइज सॉल्यूशन पे होता है रेदर देन द प्रॉब्लम। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल थेरेपेटिक आउटकम्स अपेयर टू रिजल्ट प्राइमरली फ्रॉम दीज फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सक्सेसफुल थेरेपेटिक आउटकम के, वो हैं सबसे पहला है क्लाइंट फैक्टर्स। 40% चेंज होता है जो उनका
स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, परसेप्शन, वैल्यू, सोशल सपोर्ट और रिजाइलेंस है। इनकी वजह से जो पॉजिटिव जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज क्लाइंट फैक्टर, मतलब जो स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, परसेप्शन, वैल्यू, सोशल सपोर्ट और रिजाइलेंस है, क्लाइंट का अगर स्ट्रॉन्ग है तो 40% चांसेस रहते हैं कि जो आउटकम है वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है। सेकंड इज रिलेशनशिप फैक्टर, रिस्पेक्ट, कोलैबोरेशन, एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन, इसमें 30% चांसेस होते हैं। थर्ड इज होप फैक्टर, 15% चांसेस, अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है और एंटिसिपेशन ऑफ चेंज हाई है तो ये बेटर रहता है। और फोर्थ इज मॉडल टेक्निक फैक्टर, जिसमें कॉन्स होते हैं थ्योरेटिकल मॉडल के और टेक्निक्स के, 15% चांसेस होते हैं इसके। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सक्सेसफुल थ्योरेपेटिक आउटकम के। ठीक है। अब है कि अजम्पशंस ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग। इनके अजम्पशंस होते हैं, इफ़ इट वर्क्स डू इट मोर, इफ़ इट डजेंट डू समथिंग डिफरेंट। अगर ये कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर काम नहीं कर रहा है तो कुछ और ट्राई करो। और हर एक क्लाइंट यूनिक होता है, रिसोर्सफुल होता है और कैपेबल होता है चेंज होने के लिए। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स सॉल्यूशन को एनहांस करती हैं, क्लाइंट का फीडबैक आउटकम इम्प्रूव करता है। नो प्रॉब्लम इज कॉन्स्टेंट और बिग प्रॉब्लम्स डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर बिग सॉल्यूशन। ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले आप इनसे एक मिरेकल क्वेश्चन पूछोगे। मिरेकल क्वेश्चन क्या होता है बेसिकली, कि जिससे आपको उनका बेसिक माइंडसेट है उसके आसपास की चीज़ों का पता लग जाए, या फिर वो क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर आप सीधा ये बोलोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मे बी जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट सिचुएशन पे ना आ पाए। बट अगर आप उनको ऐसे बोलोगे कि मान लो आप अभी घर में होते, आप आराम कर रहे होते और अचानक से आपको कोई डिस्टर्ब करता, तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपको कोई, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए होगे। तो जो क्लाइंट डिस्टर्ब्ड है वो बताएगा कि हाँ यार मुझे डिस्टर्बेंस होती है और ये रीज़न है मेरे डिस्टर्ब होने के। और फिर एज ए काउंसलर आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा आप क्या चाहते हो कि इसके बजाय क्या होना चाहिए था। फिर वो बताएगा कि उसको क्या क्या, उसका मन क्या है, कि असली में वो क्या चाहता है। ठीक है। सेकेंड इज एक्सेप्शन सीकिंग। थर्ड इज एक्सेप्शन सीकिंग में ये होता है कि आप क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि आप ऐसी चीज़ें, इंस्टेंसेस ढूंढो जहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो प्रेजेंट नहीं थी। जैसे कि कब, किधर और कहाँ पे आप अच्छा महसूस कर रहे थे और वहाँ पे आपको ऐसा क्या अच्छा लग रहा था जो जिसकी वजह से आप खुश थे, तो आप वहाँ से आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है। फिर आप इस्टेब्लिश करोगे पॉजिटिव गोल्स। जैसे कि जो क्लाइंट्स होते हैं आप उनको बोलोगे कि आपको ये सोचना चाहिए आप क्या कर सकते हो रेदर देन आप क्या नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहोगे कि आप क्या नहीं कर पाए तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी भी, और आप लो फील करोगे। पर अगर आप ये सोचोगे कि आप क्या कर सकते हो तो उसमें आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, प्लस आप उसको गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे। और फोर्थ इज रिसोर्सेज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें इंटरनल रिसोर्सेज हो गए जो भी आपका स्किल्स हैं, क्लाइंट का स्ट्रेंथ है, आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपके बिलीफ हैं। और एक्सटर्नल हो गए जो भी आपको सपोर्ट मिलेगा आपके पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड वगैरह से, या फिर सपोर्ट ग्रुप से। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं क्लाइंट की, आप जो प्रॉब्लम है उससे लड़ पाओ। ठीक है। अब पोटेंशियल क्या है सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग की, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है और ब्रीफ होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस सेशन रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब ये टू द पॉइंट चीज़ों पे बात करता है। ठीक है। कि ये प्रॉब्लम है और क्लाइंट प्रॉब्लम लेके आता है, सीधा उसको जो काउंसलर है वो सॉल्यूशन बता रहा है। और क्योंकि ये जल्दी हो जाता है तो इसलिए एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। सेशंस इसमें कम रिक्वायर्ड होते हैं और इमीडिएट ऑब्जर्वेबल चेंज इस पर दिखाई देता है। स्ट्रेंथ बेस्ड होता है, जो भी क्लाइंट है उसकी स्ट्रेंथ्स पे उस पर बेस्ड है। गोल्स इसमें जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं और एनजाइटी और स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग। अब हम चलते हैं इंटरेक्टिव काउंसलिंग की तरफ। इंटरेक्टिंग काउंसलिंग क्या होती है? इंटरेक्टिव काउंसलिंग होती है जो हम बहुत सारी थ्योरीज होती हैं उनको हम एक साथ यूज़ करते हैं क्लाइंट की सिचुएशन, कल्चर और बैकग्राउंड को देख के। इंटरेक्टिव अप्रोच है काउंसलिंग में, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इन तीनों के ही बारे में आगे पढ़ेंगे। जो है इक्लेक्टिसिज्म, इसका मतलब होता है सेलेक्टिंग सूटेबल टेक्निक्स फ्रॉम डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स की नीड। मतलब कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिफरेंट टेक्निक्स में से जो बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स हैं उसकी सिचुएशन के हिसाब से उनका एक कॉम्बिनेशन यूज़ करें। थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन होती है एक नई थ्योरी निकालें बेस्ड ऑन द बेस्ट ऑफ डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस। और
कॉमन फैक्टर्स होते हैं, अटेम्प्ट टू लुक अक्रॉस डिफरेंट थ्योरेटिकल सिस्टम्स इन सर्च ऑफ अ कॉमन एलिमेंट, जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर वगैरह, ये सारे ही कॉमन एलिमेंट्स वगैरह होते हैं जो मोस्टली चीज़ों में होते हैं। और अब इन पे अगर आपको फोकस करना है तो आप CBT थ्योरी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बुक 3। बाय।